अपना काम आसान करने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील साहब लोग वहां के जजों का काम बढ़ा दे रहे हैं, और इतना कि जज साहब लोगों का दिमाग ही चकर आ गया है। आज इसे लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस बागची तीनों लोग सुप्रीम कोर्ट में चिंतित और परेशान नजर आए, क्योंकि वकील लोग एआई का इस्तेमाल करके खेला कर दे रहे हैं। क्या है ये पूरा खेला और वकील लोग क्या गलती कर रहे हैं, उसे तो जानेंगे ही। साथ ही मैं अपना अनुभव भी साझा करूंगा कि एआई का इस्तेमाल किस तरीके से करें ताकि फंसने फंसाने से बच जाएं, यानी गलती ना हो। कहा जाता है कि नकलौ करने के लिए अकल होनी चाहिए, तो एआई का इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ चीजों को जान लेना, सतर्क हो जाना जरूरी है, वरना एआई आपकी लुटिया भी डुबा सकता है। उधर ऐसा लग रहा है कि अमृतकाल के 12वें साल में नफरतबाज नेताओं की जबान पर लगाम लग सकती है। कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट में जो देखने को मिला है, चीफ जस्टिस ने जो बातें कही हैं, जस्टिस नागरत्ना ने जो कहा है, उन सब का इशारा तो यही लग रहा है। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा हूं नफरतबाजों को चुप कराने के लिए। उधर हेट स्पीच के मामले में ही आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीआईजी को अपनी आवाज का सैंपल देने के लिए आदेश दे दिया है, और 73 साल के जिस मुस्लिम व्यक्ति पर यूपी पुलिस ने बेमतलब मुकदमा लाद दिया था, उस मुकदमे को रद्द करने का आदेश भी दिया है। ये केस बड़ा क्लासिक है, ध्यान से देखिएगा। तीनों ही मामले बड़े महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपकी बात हो पाती है, और उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया और उसके लपटझंडिस पाले पोसे गए हैं। इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं एआई वाले केस की। आज भारत का सुप्रीम कोर्ट वकीलों द्वारा एआई के प्रयोग को लेकर काफी चिंतित था। देश की सबसे बड़ी अदालत की पीठ, जिसमें खुद चीफ जस्टिस जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे, इन लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकील अपनी याचिकाओं में ऐसे ऐसे मामलों का उदाहरण देते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है, यानी जो कि फर्जी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें यह देखकर चिंता हो रही है कि कुछ वकील ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। जस्टिस नागरत्ना ने याद दिलाया कि हाल ही में एक याचिका में उन्हें दया बनाम मानवता नाम का उदाहरण मिला, जो कि असल में कहीं है ही नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने एक और मामले को याद दिलाते हुए कहा कि कई बार ऐसा देख चुके हैं जहां पर किसी मैसेज को कोट किया जाता है। एक मामले में तो उदाहरण सही था, लेकिन उसमें जो कथन जोड़े गए थे वो सब फर्जी थे, और एआई द्वारा इन चीजों को तैयार करने से समस्या बढ़ गई है। समस्या ये है कि जजों पर बोझ बढ़ जाता है, सोचने लगते हैं कि ये कौन सा केस है, किसने ऐसा फैसला दिया, किसने ये वक्तव्य दिया। अब जरा आसान भाषा में समझिए कि पूरा मसला क्या है। जैसे वकील ने किसी याचिका का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू किया तो उसमें कभी कभी अदालतों के पुराने फैसले, कथन, इन सबको शामिल किया जाता है ताकि कोर्ट का काम भी आसान हो जाए। जज साहब को भी याद आ जाए कि फला तरह के मामले में अदालत ने फला फला फैसला दिया है। वकील को भी आधार मिलता है अपनी बात को मजबूत साबित करने का। मगर जब आप एआई का इस्तेमाल करते हैं तो एआई कई बार बहुत सारी सूचनाओं को इधर उधर करके तोड़ मरोड़ के ऐसी की तैसी कर देता है, क्योंकि एआई के पास अपना दिमाग तो है नहीं। जो सूचनाएं उपलब्ध हैं उन्हीं के आधार पर वो काम करता है, और कभी कभी वो खुद भी चीजों को गलत समझ लेता है और एक्स्ट्रा दिमाग लगा देता है और गलत जानकारी दे देता है। और ज्यादा कठिन मामलों को तो छोड़िए, अभी हाल ही में किसी मामले में तथ्यों की जांच करते हुए मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो क्या वो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य थे। एआई ने तपाक से जवाब दिया कि हाँ, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो वो विधानसभा के सदस्य थे, और साथ में इसने तर्क भी दे दिया कि विधानसभा का सदस्य हुए बिना कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। पहले तो इसका जवाब सुन के मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे तो यही याद था कि हुजूर को यूं ही पैराशूट लैंडिंग कराई गई थी। क्या मेमोरी इतनी कमजोर हो गई है मेरी? फिर मैंने जीपीटी से कहा कि अरे सनक गए हो क्या, कायदे से चेक करके बताओ। इसने फिर से कहा कि मैं सनका नहीं हूं जी, जो कह रहा हूं सही है। इसके बाद मैंने पूछा कि चलो बता दो, नरेंद्र मोदी पहली बार एमएलए कब बने और मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख में लिया। तब जाके चैट जीपीटी का दिमाग खुला। इसने कहा कि माफ करिए, मुझसे गलती हुई, आपने सही कहा था। नरेंद्र मोदी पहले मुख्यमंत्री बने, बाद में इन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव लड़कर यानी उपचुनाव जीतकर विधानसभा के ये सदस्य बने। यानी मोदी को पहले सीएम बनाया गया था, बाद में उन्होंने उपचुनाव लड़कर सदस्यता हासिल की। अब समझने वाली बात यह है कि जब इतनी सामान्य जानकारी में चैट जीपीटी गलती कर सकता है तो फिर अन्य केसेज में कितनी बड़ी बड़ी गलती कर सकता है। इसने सिर्फ इतना सोचा, इतना तर्क लगाया कि बिना सदस्य हुए सीएम नहीं बना जा सकता, और गलत
जवाब दे दिया। तो जो वकील साहब लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इतना समझ लें कि असिस्टेंट का काम करवाइए इससे, लेकिन फाइनल चेकअप आप ही को करना पड़ेगा, और चेक नहीं करेंगे तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में फैल जाएंगे। जब आपका असिस्टेंट काम करके आपको देता है तो आप उसे चेक करके फाइनल मुहर लगाते हैं ना। ठीक वैसे ही चैट जीपीटी से किसी भी फैसले की जानकारी मांगिए तो उससे कहिए कि सोर्स दे दो, यानी कहां से जानकारी दे रहे हो वो सोर्स दो। उसके लिंक को मांगिए, लिंक पर क्लिक करके लिंक ओपन करिए और खटाखट चेक कर लीजिए कि जीपीटी ने जो जानकारी दिया है वो सोर्स में उपलब्ध है कि नहीं, और सोर्स भी ऑथेंटिक है कि नहीं। तो इसे असिस्टेंट के रूप में यूज करेंगे तो बहुत ही लाभदायक है। और यदि ये सोचेंगे कि अपनी कुर्सी पे बिठा दें, काम इससे करवाएं और पैसा हम कमाएं, तो आपका काम बिगड़ जाएगा, जज साहब लोग का काम बढ़ जाएगा और हमको एक काम मिल जाएगा। इसीलिए अपनी ऊर्जा बचाना अच्छी बात है, लेकिन काम चोरी के लेवल पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का समय और दिमाग खराब मत करिए, बड़ी जिम्मेदारी है उनके कपार पे भाई। चैट जीपीटी से कोई भी जानकारी लेते समय सोर्स जरूर मांगिए और सोर्स में जाकर खुद से चेक करिए कि वो जो बता रहा है वो सही है या नहीं। अब आइए अमृतकाल की घटिया राजनीति पर। पिछले 12 सालों में हम सब देख रहे हैं कि लगातार देश में नफरत का लेवल बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती में तमाम हिंदुत्ववादी संगठन खड़े कर दिए गए। इनमें से ज्यादातर को जनता के मुद्दों से, असल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एंटी मुस्लिम, एंटी ईसाई प्रोपेगेंडा चलाना है। कभी धर्म के नाम पर लिंचिंग होती है, कभी आग लगा दी जाती है, कभी किसी को बहिष्कृत कर दिया जाता है। चिंता की बात यह है कि इसका आह्वान तमाम बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव में घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करें, मुसलमानों को निशाना बनाएं, मुसलमानों के नाम से हिंदुओं को डराएं, जब देश के गृहमंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम भाजपाई मुख्यमंत्री आए दिन नफरत भरी उल्टियां करें, यानी जिनका काम है देश में शांति स्थापित करना, देश को विकास के रथ पर बिठाना, अगर वही लोग विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो तो फिर ऐसे देश को कौन बचा सकता है। तब तो बांग्लादेश को कहने का मौका मिलेगा ही कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, बहुत ही असहिष्णु समाज हो चुका है। इसी तरह के मामले को लेकर पूर्व कुलपति और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर रूपरेखा वर्मा, राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद अदीब और पूर्व आईएएस अधिकारी, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप ये घोषणा करिए कि जब भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कुछ बोले, भाषण दे, वो आधिकारिक हो या अर्ध आधिकारिक, तो संवैधानिक नैतिकता के अधीन रहकर बोले। देश में समानता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों तथा अनुच्छेद 14 और 21 के मानकों के अनुरूप बोलें, यानी संविधान का उल्लंघन न करें। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि सार्वजनिक भाषणों को नियंत्रित करने के लिए उचित दिशा निर्देश तैयार करिए जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर भी कोई प्रतिबंध न लगे और संविधान कायम रहे। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले तो याचिका में कहा कि आपने एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके, यानी हेमंता बिश्व शर्मा को टारगेट करके याचिका दायर किया है, क्योंकि इसमें केवल उन्हीं का नाम का उल्लेख किया गया है, उन्हीं से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है। लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह केस व्यापक अर्थों में देखा जाना चाहिए, क्योंकि शर्मा अकेले नहीं है, हम किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई विशेष राहत नहीं मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मुद्दा तो काफी गंभीर है, लेकिन कौशल किशोर केस में जस्टिस नागरत्ना ने पहले ही इस मुद्दे का समाधान किया है। अब आपको जरा याद दिला दें कि कौशल किशोर केस में जस्टिस नागरत्ना ने कहा क्या था। दरअसल साफ तौर पर पहले जस्टिस नागरत्ना ने कह दिया था कि हेट स्पीच संविधान के मूलभूत मूल्यों पर हमला है। राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों के भाषणों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हेट स्पीच स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उन मूलभूत लक्ष्यों पर प्रहार करता है जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा था कि किसी मंत्री द्वारा राज्य के किसी भी मामले से संबंधित या सरकार की सुरक्षा के लिए दिए गए बयान के लिए सरकार को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाए। इसके बाद कपिल सिब्बल ने जोर लगाकर कहा, हाल के केस में आज के अदालत को कुछ करना ही होगा मिलाड, मसला बड़ा गंभीर है, ये हेट स्पीच वाला। तो चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया कि अभी जो आप याचिका लेकर आए इसको वापस ले लीजिए और केवल संवैधानिक सिद्धांतों पर केंद्रित एक याचिका दायर कीजिए। आप ये दिखाने का प्रयास बिल्कुल मत करिए कि ये याचिका किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ है। यानी जो याचिका गई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा से संबंधित चीजें थी। हाल ही में उनकी जो वीडियो वायरल हुई गोली चलाने वाली मुसलमानों पर, उसको लेकर चीजें शामिल थी। तो चीफ जस्टिस का कहना था कि एक याचिका ऐसी बनाइए जिसमें कोई एक व्यक्ति या पहचान शामिल न हो जो सामान्य लगे। सिब्बल ने कहा कि किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ हमें राहत चाहिए भी नहीं। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ लोगों को जानबूझकर चुना है और कुछ को नजरअंदाज कर दिया है। ये ठीक नहीं है, मामला निष्पक्ष होना चाहिए। आप दूसरी याचिका लेकर आइए, हम उस पर विचार करने के लिए इच्छुक हैं, बल्कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कोई निष्पक्षता और वास्तुनिष्ठता के साथ हमारे सामने हेट स्पीच का मामला लेकर आए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए, मगर सवाल
सवाल ये भी है कि क्या यदि ऐसा कोई दिशा निर्देश दे दिया जाता है तो उसका पालन होगा। वैसे ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने पिछले वर्षों में लगातार देखा है अदालत के तमाम फैसलों को सरकारें नजरअंदाज करती हैं और ज्यादातर भाजपा की सरकारें ही नजरअंदाज करती हैं, ठेंगा दिखाती हैं। अभी पिछली ही वीडियो में इसमें हमने दिखाया था कि हाईकोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कैसे इग्नोर कर दिया और घर में नमाज को रोक दिया, तो अदालत को अवमानना की कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। तो समझने वाली बात यह है कि जब अदालतें दिशा निर्देश बनाकर भूल जाएंगी तो उस दिशा निर्देश का कोई अर्थ निकलेगा नहीं। जो लोग आदेशों और निर्देशों का पालन न करें उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी, जुर्माना ठोका जाएगा, तो अमृतकाल में अधिकारियों के भीतर जो राजनीतिक कीड़ा घुसा है ना, वो मर जाएगा और तब अधिकारी भी जिम्मेदार हो जाएंगे। वही फार्मूला नेताओं पर भी शामिल होता है। जब हेट स्पीच के कारण उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए, उन्हें सजा दी जाए, तो देखिए 1 घंटे में सारे हेट स्पीच देने वाले महात्मा गांधी बनकर घूमेंगे। वैसे कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि बहुत सारे हेट स्पीच आचार संहिता लागू होने के पहले दी जाती है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद भी वो चीजें ऑनलाइन फैलती रहती हैं, लोग देखते सुनते रहते हैं, नफरत फैलती रहती है और चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि आचार संहिता लागू होने के पहले दिया गया भाषण है। अब ये समस्या तो है, लेकिन एक बात और याद रखिए, आज का चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद भी भाजपा नेता चाहे जितने नफरती भाषण दें, कार्रवाई नहीं कर सकता और नहीं किया है। अब चुनावी आचार संहिता सिर्फ विपक्ष के लिए रह गई है। बहरहाल कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए। आगे हेट स्पीच के मामले में चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमने कल भी कहा था कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों और आपसी सम्मान, आत्मसम्मान के सिद्धांतों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने वैचारिक सिद्धांत के आधार पर लड़िए, लेकिन सम्मान के साथ लड़िए भाई। हम 75 साल पुराना परिपक्व लोकतंत्र है, ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकते, परंतु ये नियम सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जस्टिस नारत्ता कहती हैं कि राजनीतिक नेताओं को देश में बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहिए। अब क्या ही कहा जाए, कुछ नेताओं का तो अस्तित्व ही हेट स्पीच पर टिका हुआ है। उनके जीवन की कुल जमा पूंजी है हेट स्पीच, नफरत फैलाना। मैं खड़े खड़े ऐसे कम से कम 2 दर्जन नेताओं का नाम और उनका नफरती भाषण याद दिला सकता हूं, बता सकता हूं और यह साबित भी कर सकता हूं कि उनके जीवन में नफरती भाषण के अलावा, हेट स्पीच के अलावा कुछ भी नहीं है जो वो राजनीति में इतने बड़े बड़े पदों पर बैठ सकते हैं और बैठकर देश में आग लगा रहे हैं। जिनका अस्तित्व ही हेट स्पीच से है, वो भला सुधरेंगे कैसे? वो बातों के भूत नहीं है मिलाड। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि ये अदालतें कोई भी निर्देश या दिशा निर्देश देती रहे, बनाती रहे, जब तक उसकी अवमानना पर कार्रवाई नहीं होगी, बात बनने वाली नहीं है। जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। जो लोग संविधान की शपथ लेकर संविधान को ही कुचल सकते हैं, वो कितनी मोटी चमड़ी के होंगे और किस हद तक गिरने की क्षमता रखते होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जब तक ये करना चाहिए, वो करना चाहिए जैसे नैतिकता के पाठ पढ़ाता रहेगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक सुधार होना असंभव है। नेता लोग अपने अस्तित्व पर खतरा नहीं आने देंगे। उन्हें सुधारने का बस एक ही तरीका है कि उनकी हेट स्पीच को निकालिए, उनकी जांच करिए और फिर उन्हें समयबद्ध तरीके से सजा दीजिए। और सजा भी कुछ महीने की जेल या आर्थिक दंड नहीं चलेगा, क्योंकि यदि ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा तो वो खुद को शहीद बताने लग जाएंगे, कहेंगे कि देखो धर्म के नाम पर हम शहादत दे रहे हैं। खूब भाषणबाजी और बढ़ जाएगी और नफरत का लेवल इतना हाई हो चुका है कि बहुत सारे लोग इसे सच भी मान लेंगे। तो नफरती भाषण देने वालों को सजा के रूप में मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया यही है कि कुछ सालों के लिए उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए और जो आदतन अपराधी हों उन्हें तो आजीवन रोक दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अभी तो नफरती भाषण इसीलिए दिया जाता है ना कि बहुसंख्यक समाज उनके पक्ष में आ जाएगा, उनको वोट करेगा और वो चुनाव जीत जाएंगी। तो जब चुनाव लड़ने का लफड़ा खत्म हो जाएगा तो फिर नफरती भाषण भी रुक सकता है। बहरहाल हेट स्पीच को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और आदेश दिया। साल 2020 में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें कथित तौर पर उस समय के बिजनौर के एसपी, यूपी के बिजनौर के एसपी संजीव त्यागी की आवाज में मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जा रही थी। इसके बाद इस्लामुद्दीन अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने इस वीडियो को एसपी त्यागी को व्हाट्सएप पर भेजा और पूछा कि क्या ये उनकी आवाज है। फिर क्या था, जवाब में यूपी पुलिस ने 73 साल के इस्लामुद्दीन अंसारी पर ही मुकदमा लाद दिया। तरह तरह की धाराएं लगा दी गई, चार्जशीट दाखिल हुई। अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा रद्द करने की याचिका दाखिल किया, लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए आदेश दिया है और यह भी कहा है कि पुलिस ने गलत किया है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस विनोद चंद्रन ने न सिर्फ आपराधिक मामलों को रद्द करने का आदेश दिया, बल्कि यूपी के डीआईजी संजीव त्यागी को यह भी आदेश दिया है कि हैदराबाद में जाके अपनी आवाज का सैंपल दीजिए ताकि जांच हो सके कि जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी उसमें आवाज आप ही की है या किसी और की। यानी जो काम पुलिस को पहले ही कर देना चाहिए था। और तमाम अदालत
अदालतों को करना चाहिए था, मगर निचली अदालत और हाई कोर्ट ने नहीं किया। वो काम अब सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पुलिस ने कथित रूप से अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने अधिकारी को बचाने के लिए एक 73 साल के व्यक्ति को, मुस्लिम व्यक्ति को मुकदमे में फंसा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मोबाइल फोन है और उससे जुड़ी हुई फाइलें हैदराबाद की फोरेंसिक जांच में साइंस लैब में भेजी जाएं और ऑडियो क्लिप सहित वॉइस सैंपल की जांच करवाई जाए। पुलिस को निर्देश दिया है कि जो रिपोर्ट आती है वो सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा करिए। 9 मार्च 2026 को हैदराबाद में जाकर यूपी के डीआईजी संजीव त्यागी को वॉइस सैंपल देना है। याचिकाकर्ता को भी वहां उपस्थित रहने की इजाजत दी गई। यानी सोचिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से काम करती है। एक अधिकारी पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें बोलने का आरोप लगता है, ऑडियो वायरल होती है, किसी ने उनसे व्हाट्सएप पर भेजकर पूछ लिया कि क्या यह आपकी आवाज है, तो सवाल का जवाब देने की बजाय मुकदमे लाद दिए जाते हैं उसी व्यक्ति पर। और देश की अदालतों का हाल देखिए, साल 2020 का मामला है, 2026 चल रहा है। 6 साल बाद अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले को रद्द करने और आवाज की जांच करने का आदेश दिया है। इन 6 सालों में 73 वर्षीय इस्लामुद्दीन अंसारी का क्या हाल हुआ होगा, उनके परिवार को कितना टॉर्चर, कितना आर्थिक, मानसिक, सामाजिक समस्याओं को झेलना पड़ा होगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपराधिक मामले को रद्द करने के आदेश के साथ साथ उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जबरदस्ती का केस बनाया एक व्यक्ति को फंसाने के लिए, सबक सिखाने के लिए? क्योंकि जिसने कुछ भी नहीं किया उसे तो 6 साल तक मुकदमे में उलझा कर रखा गया, सजा दे दी गई। बाकी देखते जाइए, यदि वॉइस मैच होता है तो यूपी के डीआईजी को कभी सजा मिल पाती है या फिर